Here is another example of the multiplication rule. So example number 4, a card is drawn from a deck and replaced. Then a second card is drawn. Find the probability of getting a coin and then an S. यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, एक कार्ड है जो आपके पास ड्रॉन हो रहा है और उसके बाद उसी कार्ड को अगेन हम पॉकेट में रख रहे हैं। उसके बाद सेकंड कार्ड है उसको भी ड्रॉन कर रहे हैं। तो कह रहा है कि पहले आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोइन। आपके पास कोइन जो कोइन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। उसके बाद उसी कार्ड को रिप्लेस करके देन आपके पास जो एस कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कोइन इज 4/52। जो कोइन की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 4/52 होगी। क्योंकि टोटल जो हो आपके पास जो पत्ते होंगे आपके पास कोइन के वो क्या होंगे, वो टोटल 4 होंगे। तो आपके पास जो कार्ड्स होंगे आपके पास टोटल कोइन वाले वो कौन कितने होंगे, 4 होंगे। तो आ, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, जो हमने ऑलरेडी के प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कोइन क्या होगी, 4/52। सिंस द कार्ड इज रिप्लेस, और जो आपने कार्ड अभी ड्रॉन किया है उसको अगेन आप रिप्लेस कर रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन एस इज 4/52। क्योंकि एस पी कार्ड 4 हैं, किंग भी को 4 होगा आपके पास, क्वीन भी 4 होते हैं। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52 होगी। हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन एंड एस कार्ड इज, आपके पास क्या है, जब भी आपके पास बीच में एंड आए तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन रूल होता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन एंड एस कार्ड इज, that is equal to probability of coin into probability of s। तो 4/52 into 4/52 क्या आ जाएगा आपके पास, 16 divided by 2704, that is equal to 1/169, that is equivalent to 0.006। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये जो इवेंट्स था, जब भी कोई भी आपके पास दो इवेंट्स गिवन होंगे, अगर उसमें रिप्लेसमेंट का वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या है, जो इवेंट्स हैं आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसी तरह से एग्जांपल 25 है, एन अर्न कंटेन 3 balls, 3 red balls, 2 black balls, 5 white balls। a ball is selected and it is color noted। कोई भी एक बाल है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका कलर हम नोटेट कर रहे हैं। देन इट इज रिप्लेस्ड, उसको हम अगेन उसको रिप्लेस कर लेते हैं किसमें, अर्न में। अ सेकंड बॉल इज सिलेक्टेड एंड इट इज कलर नोटेड। सेकंड बॉल भी हम सिलेक्ट करते हैं, उसका कलर नोटेट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, सेलेक्टिंग 2 ब्लू balls। अब यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास कितने होंगे, 5 हो गए। अब क्या है, कोई भी एक बॉल आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वही बॉल अगेन आप रिप्लेस कर रहे हैं, उसके बाद सेकेंड बॉल आप सिलेक्ट करेंगे। तो पहले क्या है, सेलेक्टिंग 2 ब्लू बॉल्स, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो टोटल आपके पास 2 ब्लू बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लू बॉल्स, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। तो क्या आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा इनटू 2/10। ठीक है, क्योंकि ब्लू आपके पास टोटल कितने हैं, 2 है, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 10 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/10 इंटू 2/10, डेट इज इक्वल 4/100 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1/25 विच इज इक्वल टू 0.04 आ जाएगा। इसी तरह से सेलेक्टिंग 1 ब्लू बॉल एंड देन 1 वाइट बॉल। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहले आप एक ब्लू बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद एक वाइट बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड वाइट बॉल क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स। तो ब्लू बॉल कितने हैं, 2/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और जो वाइट बॉल टोटल कितने हैं, 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/10 आ जाएगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगी, 0.1। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में क्या है, सेलेक्टिंग 1 रेड बॉल एंड देन 1 ब्लू बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। अब रेड बॉल टोटल कितने हैं आपके पास, 3 रेड बॉल्स हैं, उसके बाद 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, 3/10। एंड इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या आ जाएगी, 2/10, दैट इज इक्वल टू 6/100। तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो 0.06 आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल
can be extended to 3 or more independent events by using the formula. अगर आपके पास more अगर 3 और उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल को फर्दर आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जितने आपके पास इवेंट्स होंगे उसको ही आप मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 26 पे। A Harris poll found that 46% of Americans say they suffer great stress at least once a week. 46% अमेरिकन हैं उन वो क्या है उनमें वो मुब्तला हो जाते हैं स्ट्रेस में एटलीस्ट वंस अ वीक में कम से कम एक दफ़ा वो स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। कितने परसेंट? 46% लोग। इफ थ्री पीपल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर उनमें से आप 3 पीपल सिलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 विल से दैट दे सफर ग्रेट स्ट्रेस एटलीस्ट वंस अ वीक। जो 3 पीपल सिलेक्ट कर रहे हैं आपके पास वो तीनों जो हैं आपके पास क्या है एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं वंस अ वीक। ठीक है, तो आपके पास क्या है आपने 3 पीपल्स की बात कर रहा है तो एस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड एस एंड एस, क्योंकि एस डेनोटेड क्या किसको करता है? स्ट्रेस को डेनोटेट करता है। तो जब भी मैंने आपको कहा था एंड रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन को, तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा वो 46% स्ट्रेस में मुब्तला है, तो इसी तरह से सेकंड पर्सन भी 46 टाइम्स होगा, इसी तरह से थर्ड पर्सन भी 46 होगा। अब परसेंटेज साइन को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? 46 को आप डिवाइड करेंगे 100 से तो रिजल्ट क्या आ जाएगी? 0.46। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगा? 0.46। इसी तरह से 0.46 अगेन 0.46। तो ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 0.097 क्या जाएगा? अब 0.097 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आ जाएगा? देयर इज अ 9.7% चांस दैट ऑल 3 पीपल्स विल से दैट दे सफर ग्रेट स्ट्रेस एट लीस्ट वंस अ वीक। तो जब आप 0.097 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएंगी? 9.7%। Further समझे, the occurrence of the first events in no way affected the outcomes of the second events. On the other hand, when the occurrence of the first event change the probability of the occurrence of the second event, then the two events are said to be dependent. अगर when the occurrence of the first event change the probability of occurrence of the second events, अगर कोई भी आपके पास एक इवेंट्स है फर्स्ट इवेंट्स है उसके थ्रू आपके पास जो सेकंड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है तो उन दोनों इवेंट्स को आप क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक नॉट रिप्लेस, कोई भी कार्ड आपके पास एक डेक है उसमें से आपके पास ड्रॉन हो रहा है और उसी कार्ड को आप अगेन उसमें रिप्लेस नहीं करेंगे, देन द and then a second card is drawn और उसके बाद second card drawn कर रहे हैं, what is the probability of selecting an S on the first card and a king on the second card। अब क्या आपके पास क्या करा है कि जो फर्स्ट कार्ड है वो आपके पास एस है और जो सेकंड कार्ड है उसके बाद आपके पास क्या है? किंग है, तो उसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। Before an answer to the question can be given, you must realize that the events are dependent। The probability of selecting an S on the first card is 4/52। टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं और ऑल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। इफ द कार्ड इज नॉट रिप्लेस, अब जो एस कार्ड है आपने वो ड्रॉ किया है, अब उसको आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो अब टोटल नंबर ऑफ कितने कार्ड्स हो जाएंगे आपके पास? एक तो आपके पास ड्रॉ हो गया, अब 52 कार्ड्स पहले थे उसमें से आपके पास एक ड्रॉ हो गया, अब रिमेनिंग कितने कार्ड्स बचेंगे? 51 बचेंगे। अब जो किंग होता है, किंग जो कार्ड होता है वो कितने टाइम आता है? 4 टाइम आता है। तो जो सेकंड कार्ड होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ किंग ऑन द सेकंड कार्ड इज 4/52। अब जो आप किंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद वहां पे क्या आ जाएगा? 4/52 आ जाएगा। सिंस देयर आर 4 किंग्स एंड 51 कार्ड्स रिमेनिंग, द आउटकम ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ हैज अफेक्टेड द आउटकम ऑफ द सेकंड ड्रॉ। अब यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट आपके पास ड्रॉ कर रहे हैं उसका आउटकम्स को किस पे इफेक्ट कर रहा है? सेकंड ड्रॉ पे, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो आपने क्या किया है? एस कार्ड है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? जो टोटल जो एस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं और जो सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे? 52 होंगे। अब अगर सेकंड आप जो क्या है उस कार्ड को आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं और किंग कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ना सैंपल स्पेस इसमें चेंजिंग हो जाएगी। तो इस टाइम की जब भी आप चेंजिंग देखें तो वो आपके पास दो इवेंट्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे।
अब डिपेंडेंस इवेंट को आप फॉर्मली कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द आउटकम्स or occurrence of the first events affected the outcomes or occurrence of the second events in such a way that the probability is changed, the events are said to be dependent events. अगर आपके पास क्या है, अगर कोई भी फर्स्ट इवेंट से occurrence of the first event इफेक्ट करेगा occurrence of the second events को, और जो यहाँ पे जो probability होगी वो चेंज हो जाएगी। इन दिस केसेस में जो इवेंट्स होंगे आपके पास वो क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। यहाँ पे here are the some examples of the dependent events. Drawing a card from a deck, not replacing it. अब कोई भी कार्ड, drawing a card from a deck, not replacing it, then drawing a second card. अब क्या है यहाँ पे? अब जब भी जहाँ पे आप नॉट रिप्लेसिंग की बात समझे तो वहाँ पे इवेंट्स क्या होंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इसी तरह से फर्दर एग्जांपल भी गिवन है। सिलेक्टिंग अ बॉल फ्रॉम एन अन, नॉट रिप्लेसिंग इट, अगेन नॉट रिप्लेसिंग की बात हो गई। तो पहला जो इवेंट्स है सिलेक्टिंग अ बॉल फ्रॉम एन अन, कोई भी एक इवेंट्स आप अर्न से सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उस इवेंट उस बॉल को आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं और सेकंड क्या है बॉल आप अगेन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नॉट रिप्लेस की बात हो गई। तो यहाँ पे आपके पास जो दो इवेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। फर्दर इसी तरह से एग्जांपल्स गिवन से to find the probability when events are dependent, use the multiplication rule with the modification in notation. अब जहाँ पे आपके पास दो इवेंट्स डिपेंडेंट्स हो जाएंगे तो वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन रूल करेंगे, रूल यूज करेंगे विथ सम मॉडिफिकेशन। ठीक है, वो कौन सी मॉडिफिकेशन होगी? फॉर द प्रॉब्लम जस्ट डिस्कस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस on the first draw is 4/52 and the probability of getting a king on the second draw is 4/52. By the multiplication rule, the probability of both events occurring is, तो इस केसेस में आप क्या करेंगे? जो दोनों इवेंट्स मिलेंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगी? 0.006 आ जाएगी। The events of getting a king on the first round, given that an S was drawn the first card time, is called conditional probability. अब क्या है? द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ किंग ऑन द सेकंड ड्रॉ, अब जब सेकंड टाइम आप कार्ड कोई ड्रॉ करेंगे तो वहां पे आप क्या गेट करें? किंग करें। जबकि आपके पास कंडीशन कौन सी गिवन है? वो क्या है कि आपके पास क्या है? एन एस कार्ड आपके पास गिवन है जो आपके पास फर्स्ट राउंड में आप फाइंड कर रहे हैं। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इन रिलेशन टू द इवेंट्स ए, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है वो इवेंट्स ए के आपके पास क्या होता है? रिलेशन में होती है। इज द प्रोबेबिलिटी डेट इवेंट्स बी अकर्स आफ्टर इवेंट्स ए। इसका मतलब क्या है? जो इवेंट्स बी अकर होगा किसके? इवेंट्स ए के बाद में अकर होगा। हैज ऑलरेडी अकर, जो इवेंट्स ए होगा वो ऑलरेडी आपके पास अकर्ड होगा और उसके बेसिस पे आपके पास क्या होगा? इवेंट बी उसके बाद अकर होगा। द नोटेशन फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज, जो आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की नोटेशन है वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दिस नोटेशन डस नॉट मीन्स दैट बी इज डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब क्या है? बी, इसको हम ऐसे नहीं कर पढ़ सकते कि बी डिवाइड बाय ए, ठीक है, बल्कि इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। Rather, it means the probability that events B occurs when the events A is already has already occurred. इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं probability of B occurs given that the events A already occurs। और यहाँ इसको हम further इस तरह पढ़ सकते हैं probability of B given A। In the card example, probability of B given A is the probability that the second card is king given that the first card is S and it is equal to 4/52 since the first card is not replaced। ठीक है, जो प्रीवियसली हमने एग्जांपल डिस्कस किया था 4/52 इंटू 4/51, इस केसेस में हम क्या होता है? कंडीशनल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल 2, व्हेन द टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अक्यूरिंग इज, अगर आपके पास दो इवेंट्स होंगे आपके पास वो क्या है? डिपेंडेंट्स हैं, तो उसकी आप जो पास प्रोबेबिलिटी होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अक्यूरिंग इज, अगर दोनों इवेंट्स अक्यूर करने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? Probability of A and B, that is called probability of A into probability of B given A। फर्दर एग्जांपल पे आते हैं। इन अ रिसेंट सर्वे 33% of the respondents said that they feel that they are overqualified for their present job।
एक सर्वे है, उसमें आपके पास क्या है, 33% ऑफ द कैंडिडेट्स हैं वो फील कर रहे हैं कि उन लोगों ने जॉब के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और 24% हैं said that they were looking for the new job, and 24% persons क्या है, वो एक न्यू जॉब के लिए लुक कर रहे हैं. If a person is selected and write down, find the probability that the person feel that he or she is qualified and is looking for a new job. अब यहाँ पे probability of, ठीक है, तो यहाँ पे probability of O and J, that is called probability of O into probability of J given O. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो दोनों probability है, परसेंटेज को अगेन आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 33 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 0.33. इस तरह से 24 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.24 आ जाएगी. फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, 0.079 आ जाएगी. अगर 0.079 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगी, 7.9 परसेंटेज आ जाएगी. 7.9 परसेंटेज आ जाएगी. अब इसी तरह से है, अगेन आपके पास एग्जांपल गिवन है, a worldwide insurance company founded 53% of the residents of the city hand homeowner insurance H with the company. Of these clients, 27% also had out automobile insurance A with a company. अब आपके पास क्या है, एक आपके पास वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस कंपनी है, फाउंडेड 53% ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हेड होम ओनर्स इंश्योरेंस. उस पे पास क्या है, 53 जो है आपके पास रेजिडेंट्स हैं, सिटी है, उनके पास क्या है, पीपल, उनके पास 53% ऑफ रेजिडेंट 53% ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हेड होम इंश्योरेंस. जो 53% है वो पीपल्स हैं उस सिटी के पास, उनके पास इंश्योरेंस है विद द कंपनी. Of these clients, 27% also had automobile insurance. उनके पास क्या है, 25% के पास क्या है, automobile insurance है with the company. If a resident is selected, the write down, find the probability that the resident has both homeowners and automobile insurance with worldwide insurance company. तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, अगेन जो परसेंटेज होगी उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में. तो 53 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आ जाएगी, 0.53 इंटू 27% को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या रिजल्ट आ जाएगी, 0.27. फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, 0.143 आ जाएगी. अब this multiplication rule can be extended to the 3 or more events as shown in example 4 to 30. अब फर्दर क्या है, इस मल्टीप्लिकेशन रूल को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं. आपके पास एग्जांपल नंबर 4 to 3 है, इसमें इसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल है जिसमें मोर देन 2 इवेंट्स यूज किए गए हैं. अब इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझे. ये प्रॉब्लम करने के बाद आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स फर्दर क्लियर हो जाएगा. 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक एंड नॉट रिप्लेस. आपके पास क्या है, 3 कार्ड्स हैं, उनको आप ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी डेक, एंड जो वो कार्ड्स हैं 3 आपके पास नॉट रिप्लेस होगा. कहने का मतलब है, अगर कोई कार्ड आपके पास गिर गया तो उसको आप अगेन उठाएंगे नहीं, उसको गिर नहीं देंगे. देन आपके पास जो सेकंड इवेंट्स होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स गेटिंग 3 जैक्स. अब आपके पास क्या है कि जो जैक्स होते हैं वो टोटल आपके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं. ठीक है, अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3 जैक्स की फाइंड करनी है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जैक्स कितने होते हैं, 4 होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक कितनी आ जाएगी, 4/52 आ जाएगी. इसी तरह से सेकंड की क्या आ जाएगी, 3/51 आ जाएगी. इसी तरह से थर्ड की क्या आ जाएगी, 2/50 आ जाएगी. यहाँ पे समझें, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ 4 जैक कार्ड्स हैं, उसमें से आपके पास एक ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल पहले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/52 आ जाएगी. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर वाला कार्ड आप जैक ड्रॉ करेंगे. आइदर फर्स्ट नंबर वाला करेंगे, सेकंड वाला करेंगे, थर्ड वाला करेंगे या फोर्थ वाला करेंगे. तो आपके पास 4 कार्ड्स होंगे, 4 चॉइसेस होंगे, उसके लिहाज से आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी,
4/52। इसी तरह से अब एक कार्ड तो आपने ड्रॉ कर लिया। अब जेक रिमेनिंग आपके पास कितने बचे, 3 बचे हैं, और जो सैंपल स्पेस होंगे उसमें सैंपल पॉइंट्स कितनी बचेंगी, 51 बचेंगी। ठीक है, तो आपके पास जो रिमेनिंग जे कार्ड्स होंगे 3/51 होंगे, उसके बाद 2/50 होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट क्या बन जाएगी, 0.0002 आ जाएगी। अब बी पे आते हैं, गेटिंग इन एस अ किंग एंड क्वीन इन ऑर्डर। अब कह रहा है कि आप एक एस कार्ड गेट कर रहे हैं और दूसरा किंग का गेट कर रहे हैं, और थर्ड पे क्या है, क्वीन किंग का गेट कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास 3 कार्ड्स है, उसको ड्रॉ कर रहे हैं। पहले पे आपके पास क्या मिल रहा है, एस कार्ड, दूसरे पे आपके पास किंग मिल रहा है, थर्ड पे आपके पास क्वीन मिल रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एस एंड किंग एंड क्वीन कार्ड की क्या आ जाएगी, 4/52 इंटू 4/51, 4/50। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट क्या बन जाएगी, 0.005 बन जाएगी। अब सी पे आते हैं, गेटिंग अ क्लब, स्पेड एंड हार्ट इन ऑर्डर। पहले पे क्या करा, प्रॉपर्टी ऑफ क्लब एंड स्पेड एंड हार्ट क्या आ जाएगी। अब टोटल क्लब कार्ड्स कितने होते हैं, 13। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएंगे, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13। हार्ट कार्ड भी 13 होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13/52, 13/51, 13/50 आ जाएगा। तो रिमेनिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.017 आ जाएगा। अब डी पे आते हैं, गेटिंग 3 क्लब्स। अगेन आपके पास क्या है, 3 आप क्लब कार्ड्स गेट कर रहे हैं। तो क्लब कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। तो 13/52 इंटू 13/12/51, इस तरह से 11/50 आ जाएगी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगी, 0.013 आ जाएगी। अब कंडीशनल प्रॉपर्टी है, द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ एन इवेंट बी इन अ रिलेशन to the events A was defined as the probability that event B occurs after an event A has already occurred. The conditional property of an event can be found by dividing the both sides of the equations for multiplication rule. अब आपके पास क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ P प्रॉपर्टी ऑफ A एंड B आपके पास क्या गिवन होता है, प्रॉपर्टी ऑफ A इनटू प्रॉपर्टी ऑफ B गिवन A होता है। अब इस दोनों साइड में आप डिवाइड क्या के, जो P ऑफ A है इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय बोथ साइड P ऑफ A। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो रिमेनिंग आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा वो प्रॉपर्टी ऑफ B गिवन A क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ A एंड B अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ A आ जाएगा। Formula for conditional property: the property that the second event B occurs, given that the first event A has occurred, can be found by dividing the property that both events occurred by the property that the first event has occurred. अब जो probability of events B given by A, that is equal to probability of A and B upon probability of A. Further इसके एग्जांपल पे आते हैं, a box contain black chips and white chips, a person select 2 chips without replacement. अब आपके पास क्या है, बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसमें आपके पास ब्लैक चिप्स भी हैं और व्हाइट चिप्स भी हैं। अब पर्सन सेलेक्ट 2 चिप्स, कोई भी एक पर्सन है वो 2 चिप्स सेलेक्ट कर रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टिंग ब्लैक चिप एंड व्हाइट चिप इज, अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक चिप्स है एंड व्हाइट चिप्स होगी वो क्या होगी, 15/56। ब्लैक एंड व्हाइट चिप्स, मैंने एंड आपको बताया था किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता है। अदर वर्ड्स में आपके पास ब्लैक चिप, एंड का मतलब क्या होता है, अदर वे में इंटरसेक्शन होता है। तो ब्लैक चिप एंड व्हाइट चिप का मतलब क्या हो जाएगी, 15/56, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक चिप ऑन द फर्स्ट रॉन इज 3/8 आ जाएगी। Find the probability of selecting the white chip on the second row given that the first chip selected was the black chip. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, बी आपके पास रिप्रेजेंट का सिलेक्टिंग अ ब्लैक चिप, डब्ल्यू सिलेक्टिंग अ व्हाइट चिप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड डब्ल्यू आपके पास गिवन है 15/56। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपके पास गिवन है 3/8। ठीक है, फाइंड आपके पास क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट चिप व्हेन द गिवन ब्लैक चिप। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डब्ल्यू गिवन बाय गिवन एस बी।
तो फर्दर जो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास जो रिजल्ट होगी वो क्या मिलेगी 0.714 मिल जाएगी। The property that the same parts in a no parking zone and get a parking ticket is 0.06। अब यहाँ पे भी अगेन जो इंटरसेक्शन वाला फॉर्म होगा एंड वाला होगा वो क्या गिवन है 0.06 एंड द प्रॉपर्टी दैट द सेम कैन नॉट फाइंड द लीगल पार्किंग स्पेस and has no to park in the no parking zone is 0.50। अब आपके पास क्या है दो प्रॉपर्टीज गिवन है। पहले है प्रॉपर्टी सेम पार्ट्स इन नो पार्किंग जोन एंड गेट्स द पार्किंग टिकट 0.06। अब सेम क्या है एक पार्ट्स है उसमें कोई भी गाड़ी है जो पार्क कर रहा है इन नो पार्किंग जोन और वहां पे जो टिकट की प्राइस पे पे कर रहा है वो 0.06 के पे कर रहा है। तो इसी तरह से आपके पास जो सेकंड गिवन क्या है 0.20। तो फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगी 0.30 बन जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट, अब जब भी आप एटलीस्ट वर्ड यूज का देखें तो वहां पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। द मल्टीप्लिकेशन रूल कैन बी यूज विद द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स रूल्स टू सिंप्लीफाई द सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एटलीस्ट। अब यहाँ पे समझिए अ पर्सन सेलेक्ट 3 कार्ड्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक एंड रिप्लेसेस ईच कार्ड आफ्टर इट्स ऑन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल गेट एटलीस्ट वन हार्ट। अब आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कोई पर्सन है जो एटलीस्ट वन हार्ट उसको वन हार्ट क्या होगा वो गेट करे। सॉल्यूशन पे आते हैं। इट इज मच इजियर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल नॉट सेलेक्ट अ हार्ट इन 3 ड्रॉन एंड सब्ट्रैक्ट these values from 1। To do the problem directly we would have to find the probability of the selecting 1 heart 2 heart 3 hearts and then add the results। ठीक है आपके पास ई क्या किसको रिप्रेजेंट कर एटलीस्ट वन हार्ट इज ड्रॉन एंड ई बार रिप्रेजेंट कर नो हार्ट्स आर ड्रॉन। अब आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज इक्वल टू probability of e bar that is equal to 39 upon 52 into 39 upon 52 into 39 upon 52। तो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 27 अपॉन 64 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास आपने फाइंड किया है ठीक है अब आपके पास क्या फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इमेज फाइंड करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या आ जाएगा 27 अपॉन 64। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट क्या बन जाएगी 0.578 that is equal to 57.8%। Another example है a coin is tossed 5 times, find the probability of getting at least one tail। अब at least one tail आपके पास अगर गेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि नो हेड सॉरी नो टेल ऐसा इवेंट जिसके बाद नो टेल हो। अब आज के आते हैं सॉल्यूशन पे। इट इज इजियर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट्स which is all heads and then subtract the probability from 1 to get the probability of at least one tail। ठीक है अब आपको पता होना चाहिए probability of at least one tail that is equal to 1 minus probability of all head। all to all head कितने होंगे 1 upon 5 टाइम टॉस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। कोई भी कॉइन है उसके पास 2 साइड्स होते हैं उसको आप कितने टाइम टॉस करेंगे 5 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आ जाएगी 1/2 पावर 5 आ जाएगी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा 0.969 आ जाएगा।